हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देता है। ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों, बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है जिसमें जो एक टाइम ऐसा था कि लगातार जो है भाग रही थी और जो है गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो इसलिए जो है काफ़ी इन्वेस्टर जो है इसमें ऊपर के लेवल पे यूँ कह लीजिए कि इन्वेस्टेड हैं। तो अभी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो पहले ही जब ये भाग रहा था तो गिरने का नाम नहीं ले रहा था, एंड अब जब गिरा हुआ है तो उठने का नाम नहीं ले रहा है। 4500 के लेवल पर बिल्कुल जो है खूंटा गाड़ के खड़ा हो गया है कि मैं तो नीचे आऊँगा ही नहीं, सॉरी, मैं तो ऊपर जाऊंगा ही नहीं। दोस्तों, थोड़ा बहुत पहले डिस्कस करते हैं कंपनी के काम धंधे के बारे में। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो सबसे पहले कंपनी डिस्कस करेंगे कंपनी के काम धंधे के बारे में, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। कुछ कमेंट तो ऐसे हैं कि जो पूछ रहे हैं कि कंपनी किस फील्ड में काम करती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, इस कमेंट को आप देख सकते हो। इस कमेंट में मुझसे पूछा गया है कि सर किस फील्ड में वर्क करती है फाइन ऑर्गेनिक, प्लीज़ सजेस्ट। तो इसी कमेंट को देखते हुए कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको फाइन ऑर्गेनिक के बिज़नेस के बारे में नहीं पता कि क्या काम करती है। देखिए दोस्तों, हम किसी भी कंपनी में के हाथ डालते हैं 5-7 साल के लिए, उसे होल्ड करेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे, तो उसके लिए हमें जो है कंपनी के बिज़नेस की समझ बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। नहीं तो आपका फिर उस स्टॉक को होल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का काम धंधे के बारे में। देखिए दोस्तों, हम जब भी किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं तो आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ एक स्टॉक को, एक कंपनी के स्टॉक को बाई कर रहे हैं, बल्कि ये समझिए कि हमें उस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगा और हमें उस कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, फ्यूचर में सर्वाइव करेगा। तो यही सोचकर हम उसमें हाथ डालते हैं। तो जो है हम जो है कंपनी के बिजनेस को बाई करते हैं, ना कि स्टॉक को बाई करते हैं। तो आइए देख लेते हैं फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ क्या है, जो है इंडिया और इंडिया से बाहर जो है मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर जो है ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स, गौर कीजिएगा इस वर्ड पे। तो देखिए दोस्तों, ओलियो केमिकल के जो फील्ड में दो ही कंपनीज हैं। एक है फेयरकेम ऑर्गेनिक, जिसका जो है मेन बिजनेस सेगमेंट है वो ओलियो केमिकल ही है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंपनी का जो 99% जो बिजनेस सेगमेंट है वो ओलियो केमिकल ही है। ये एक छोटी कंपनी है, या यूँ कह लीजिए माइक्रो कैप कंपनी है, जो ओलियो केमिकल के सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ओलियो केमिकल के सेक्टर में दो ही कंपनीज हैं दोस्तों। थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो फेयरकेम ऑर्गेनिक्स है वो क्या करती है, वो ओलियो केमिकल्स बनाती है, ओलियो केमिकल बनाती है। तो जो है, बट अब फाइन ऑर्गेनिक को देखोगे तो फाइन ऑर्गेनिक क्या है, ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है। यानी दोनों कंपनीज के बिजनेस में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि फेयरकेम ऑर्गेनिक जो है वो जो है ओलियो केमिकल बनाती है, एंड जो फाइन ऑर्गेनिक है वो ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है। यानी जो फेयरकेम ऑर्गेनिक का जो प्रोडक्ट है वो फाइन ऑर्गेनिक के लिए रॉ मटेरियल है। फाइन ऑर्गेनिक ओलियो केमिकल को यूज़ करके जो है ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है, और जो फेयरकेम ऑर्गेनिक है वो ओलियो केमिकल बनाती है। तो फेयरकेम ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट ओलियो केमिकल फाइन ऑर्गेनिक के लिए रॉ मटेरियल है। तो दोस्तों, फाइन ऑर्गेनिक जो है वो प्लांट बेस्ड ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है, जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं। एक होते हैं एनिमल बेस्ड, एक होते हैं प्लांट बेस्ड। तो फाइन ऑर्गेनिक क्या है, प्लांट बेस्ड ओलियो केमिकल एडिटिव्स बनाती है, जो कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, फूड्स में, प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक्स में, कोटिंग्स में, एंड दूसरी स्पेशलिटी एप्लीकेशंस में। ये कंपनी जो है भारत में लार्जेस्ट जो है ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाने में लार्जेस्ट प्लेयर है। तो लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए तो पॉलीमर एडिटिव्स में सिक्स्थ नंबर पे है, एंड लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है स्पेशलिटी फूड एमल्सीफायर बनाने में। तो ये कंपनी जो है दोस्तों ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स में मार्केट की लीडर है। तो अगर हम इसके क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देंगे, कोका कोला,
ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पिडिलाइट, बर्जन पेंट। कितने भारी भरकम नाम, बड़े बड़े नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एफएमसीजी कंपनीज के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो अगर इसका क्लाइंट कंसंट्रेशन की हम बात करें तो जो इसका हर क्लाइंट है वो सिर्फ 5% का ही कंट्रीब्यूट करता है इसके रेवेन्यू में। तो कितना अच्छा क्लाइंट कंसंट्रेशन इस कंपनी का है। यानी अगर 2-4 क्लाइंट इस कंपनी को छोड़कर चले भी जाएं तो कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज केवल एक क्लाइंट से केवल 5% रेवेन्यू जनरेट होता है, 5% कंट्रीब्यूट कर पाता है एक क्लाइंट इस कंपनी का रेवेन्यू में। तो इतना अच्छा इस कंपनी का जो है क्लाइंट कंसंट्रेशन है। जो कंपनी 460 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इसके जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जिसमें क्या क्या आता है, फूड एडिटिव्स आता है, पॉलीमर एडिटिव्स आता है, तो जो है एडिटिव्स फॉर रबर एंड इलास्टोमर्स आते हैं। तो आप देख सकते हो जो मेन जो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो फूड एडिटिव से ही जनरेट होता है। और फूड एडिटिव्स का जो मार्केट है वो आप देख सकते हो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, काफ़ी बड़ा जो मार्केट है जो है ये कंपनी फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ओलियो केमिकल जो है इको फ्रेंडली होते हैं। तो जो है हर कोई जो है पेट्रोकेमिकल से ओलियो केमिकल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जो है कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है ओलियो केमिकल एडिटिव्स की अगर बात की जाए तो। ये देखो दोस्तों ये जो केमिकल हैं ये काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी मार्केट में घुस जाएगा और जो है ये ओलियो केमिकल बनाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो एफएमसीजी कंपनीज़ के नाम हैं ब्रिटानिया, कोका कोला, तो पार्ले। तो ये जो केमिकल है ये इसमें जो है जो हमारे जो ये एफएमसीजी आइटम्स हैं तो इनमें जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाया जाता है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल होता है। अगर इसके जो है कंसंट्रेशन में ज़रा सा भी इधर से उधर हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसलिए जो है अगर कोई भी नया प्लेयर आता है तो पहले तो उसे जो है इन जो अपने कस्टमर जो क्लाइंट हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, दूसरा गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अप्रूवल की बहुत बड़ी समस्या है। अब आप वीबीएल के केस में देखोगे तो जो है रिलायंस का कैंपा कोला आ गया, उसको टक्कर देने के लिए डीमार्ट को अगर देखोगे तो जो है जियो रिटेल जो है रिलायंस रिटेल आ गई उसको टक्कर देने के लिए। तो वहाँ पर जो है कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई कंपटीटर नहीं है इस कंपनी के सामने। तो एक प्रकार से मोनोपोली टाइप बिजनेस कहा जा सकता है। और जो है कंपनी का मोट है अपने फील्ड में। तो इस कंपनी को जो है हम जो है अपने पोर्टफोलियो में जो हमें इस कंपनी को जरूर रखना चाहिए। और हमें इसमें जो है 10% की वेटेज आराम से दी जा सकती है, बिकॉज आप देखिए कहाँ पर आपको कमी लग रही है। यहाँ पर जो है जो कंपनी के क्लाइंट है वो बड़े बड़े नाम एफएमसीजी कंपनीज हैं और जो है 5% का रेवेन्यू जो हर क्लाइंट से मिलता है। तो आपको कहाँ पर कमी लग रही है इसमें। तो जो है ये जो है एफएमसीजी कंपनीज को अपना जो केमिकल है वो प्रोवाइड करती है। तो एफएमसीजी का मार्केट वैसे ही इंडिया में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए एफएमसीजी स्टॉक्स को आप देखोगे वो ना तो टाइम करेक्शन देते हैं, ना ही ज़्यादा नीचे गिरते हैं। तो जो है एफएमसीजी इंडिया में सबसे ऊपर रहा है एंड आगे भी रहेगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। के जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करी जाए तो यहाँ पर देख सकते हो आप डोमेस्टिक से जो है कंपनी को 39% का रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक से, एंड जो है एक्सपोर्ट से 61% का रेवेन्यू आता है। यानी अदर केमिकल कंपनीज की तरह ये भी एक जो है एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। तो इसी वजह से एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, जो है डिमांड कम होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन टूटे हुए हैं। इस वजह से ये स्टॉक 38% 40% के आसपास डाउन है। नहीं तो जो है ये स्टॉक जो है स्टार्टिंग से ही लो बीटा स्टॉक रहा है और इसका बीटा है सिर्फ 0.19। तो एक लो बीटा हाई अल्फा स्टॉक स्टार्टिंग से ही रहा है। ये तो चलो इन्फ्लेशन के चक्कर में, डिमांड कम होने के चक्कर में जो है कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन, कंपनी की सेल गिरी है, कंपनी के प्रॉफिट के मार्जिन टूटे हैं। इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा करेक्शन में आया है। लेकिन अगर आप देखो तो सिंस लिस्टिंग 2 जुलाई 2018 को कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, तब से लेकर आज तक जो है कंपनी के स्टॉक में आपको इतना ज़्यादा करेक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला। ये फर्स्ट टाइम है कि स्टॉक इतना ज़्यादा टूटा हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए जो है आप लोग इसको जो है एक एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हो।
दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है आप नेट सेल्स देखिए, नेट सेल में कंसिस्टेंसी देखिए, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है कंपनी की सेल दिसंबर क्वार्टर तक बढ़ रही थी। तो दिसंबर क्वार्टर का जब रिजल्ट आया तो कंपनी की सेल जो है वो गिरकर केवल 760 करोड़ रह गई थी। तो अगर अगर आप दिसंबर क्वार्टर से पहले देखिए तो कंसिस्टेंसी देखिए आप सेल्स में कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है कंपनी की सेल्स बढ़ रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर आप देखना चाहो तो नेट प्रॉफिट में जो कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तों, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा था दिसंबर क्वार्टर से पहले। तो दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हाफ रह गया था बिल्कुल। तो इसी वजह से स्टॉक का प्राइस भी लगभग हाफ हो चुका है। देखिए दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म में जो है जो शेयर प्राइस है वो चलता है न्यूज़ के हिसाब से, सेंटीमेंट्स के हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर जो है शेयर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो चलेगा कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों हम शेयर होल्डर्स हैं, हमें जो है कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी तो उसी प्रॉफिट में से ही हमें कुछ हिस्सा मिलता है। तो जो है अगर कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएगी तो इन्वेस्टर्स को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही जो है दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आधा रह गया तो लगभग शेयर प्राइस भी लगभग आधा हो चुका है। तो उसी हिसाब से तो ये जो रीज़न है, रीज़न एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। इंटरनली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो रीज़न है जिसकी वजह से जो है कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, प्रॉफिट के मार्जिन गिरे हैं, सेल्स गिरी है, ये रीज़न एक्सटर्नल है। इन्फ्लेशन की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से। तो जब रीज़न एक्सटर्नल हो तो हमें क्या देखना होता है, हमें जो है कंपनी की जो नेट जो प्रॉफिट है उसकी कंसिस्टेंसी देखनी होती है, सेल्स की कंसिस्टेंसी देखनी होती है। तो सेल्स में देखा जाए, प्रॉफिट में देखा जाए, आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो है कहीं पे भी जो है कंपनी की सेल्स हो, प्रॉफिट हो, इनकंसिस्टेंट हैं। अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो यहाँ पर भी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, सेल्स में कितनी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे भी जो सेल है वो बढ़ रही थी। एंड प्रॉफिट अगर देखो आप, प्रॉफिट देख सकते हो आप जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो प्रॉफिट में भी अगर कोविड को छोड़ दिया जाए, कोविड के टाइम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो प्रॉफिट में भी कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी के प्रॉफिट जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ रहे थे। देखिए दोस्तों, मार्केट कैप टू सेल्स की रेशियो में देखिए दोस्तों ये स्टॉक कितना टूटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स की रेशियो है वो है 6.4। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो अभी करंटली जिस मार्केट टू कैप सेल रेशियो पे ट्रेड कर रहा है वो है 4.6। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंपनी का स्टॉक जो है मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के हिसाब से भी काफ़ी टूटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो आप अब जो है कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन मार्केट कैप पीट पीट के नीचे पटक रखा है इसको। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितना गिरा हुआ है कंपनी का स्टॉक जो है अगर मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों अब अगर हम देखें 5 ईयर का मीडियन पीई जो इसका है वो है 43.4। लेकिन करंटली ये जो स्टॉक है वो सिर्फ 23.5 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी हम देखें तो स्टॉक काफ़ी सस्ता है। तो हमने मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के हिसाब से देखा, हमने 5 ईयर मीडियन पीई के हिसाब से देखा, दोनों के हिसाब से जो है स्टॉक काफ़ी सस्ता हमें मिल रहा है। 5 ईयर का मीडियन पीई है इसका जो है 43.4 एंड अभी करंटली जो है 23 ट्रेड करा। तो इस हिसाब से भी जो है कंपनी का स्टॉक काफ़ी टूटा हुआ है, काफ़ी अच्छे फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छा मौका है इसको एक्यूमुलेट करने का। तो दोस्तों अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो प्राइस के हिसाब से भी जो है स्टॉक जो है अपने 50 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर 200 डीएमए की बात करें तो 200 डीएमए इसका 5021 का है, इसके तो बिल्कुल नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो वैसे भी स्टॉक अगर 200 डीएमए से नीचे मिल रहा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों अब मैं इसे कंपेयर करना चाहूँगा सबके दिल की धड़कन एफएमसीजी पावरफुल स्टॉक वीबीएल के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों कंपनी का चार्ट जो है, नीली लाइन जो है वो फाइन ऑर्गेनिक की है ऊपर वाली, एंड नीचे वाली जो येलो लाइन है वो है वीबीएल वाली। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो है
कंपनी ने फाइन ऑर्गेनिक ने 2 जुलाई 2018 से लिस्टिंग के बाद से अगर देखा जाए तो हर जगह आपको ये चार्ट वीबीएल से ऊपर ही दिखाई देगा 3 फरवरी 2023 तक। यानी हर टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में आप उठा के देख लो, 3 फरवरी 2023 से पहले जो है फाइन ऑर्गेनिक ने जो है 501% के रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को, एंड वीबीएल ने दिए हैं 456% के 3 फरवरी तक की अगर बात की जाए। लेकिन अगर 3 फरवरी के बाद देखा जाए तो वीबीएल जो है एकदम से शूटअप लेकर ऊपर चला गया, एंड फाइन ऑर्गेनिक अभी टूटा ही हुआ है। तो आप देख सकते हो जो है ये जो है लिस्टिंग से लेकर अभी तक जो है 3 फरवरी तक हर जगह फाइन ऑर्गेनिक ने वीबीएल को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस है, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो अगर ये करेक्शन नहीं आता तो फाइन ऑर्गेनिक अभी भी वीबीएल को बीट करता रहता। तो बिजनेस है, अब वीबीएल का टाइम है, कल फिर फाइन का टाइम आ जाएगा, कल फिर वीबीएल नीचे आ जाएगा, फिर वो ख़राब हो जाएगा। अभी वीबीएल बहुत अच्छा है, फाइन बुरा है, एंड कल को फाइन अच्छा हो जाएगा भागने के बाद, एंड वीबीएल बुरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बिजनेस है, ये सब ऐसे ही चलता रहता है और ऐसे ही चलता आया है। देखिए दोस्तों, 1 साल का रिटर्न भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1 साल में फाइन ऑर्गेनिक्स ने सिर्फ जो है 0.47% के ही रिटर्न दिए हैं, एंड वीबीएल ने जो है वीबीएल ने 130% के रिटर्न कह लीजिए आप 1 साल में। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो उसके बाद भी जो है फाइन ऑर्गेनिक ने 5 ईयर्स में जो है 5 ईयर्स का रिटर्न सही दोनों का, उसमें जो है पैसा देखिए आप कितने टाइम्स कर दिया है, जो है 5.5 टाइम्स पैसा लगभग इन्वेस्टर के साथ बना दिया है फाइन ऑर्गेनिक ने। तो इतने बड़े करेक्शन के बाद भी आप रिटर्न्स देख लीजिए और कंसिस्टेंसी देख लीजिए, चार्ट बिल्कुल 45 डिग्री पे है। तो जिस भी कंपनी का चार्ट 45 डिग्री पे होता है वो कंपनी ये समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट कंपाउंडर कही जा सकती है। तो जो है काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ अभी तक रिटर्न्स दिया था फाइन ऑर्गेनिक ने इस मेजर करेक्शन से पहले। तो इतने करेक्शन के बावजूद भी कंपनी ने इन्वेस्टर्स के पैसे को 5.5 टाइम्स बना दिया है। तो कहाँ से आपको कमी लग रही है इस कंपनी में? सुनहरा मौका है स्टॉक को उठाने का। देखिए दोस्तों, अभी कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं वीबीएल को अपनी टॉप होल्डिंग बना लूँ क्या, वीबीएल को 15 से 20% की वेटेज दे सकते हैं क्या? तो इस तरह के कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वीबीएल तो देखो भाग गया ना। वीबीएल में रिटर्न्स देखो किसको मिल रहे हैं, वीबीएल में रिटर्न्स मिल रहे हैं उनको जिन्होंने यहाँ नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यहाँ नीचे इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको जो है रिटर्न्स मिल रहे हैं अच्छे। तो जो है अगर आप ऊपर के लेवल पे ऑल टाइम हाई पे जाके अभी टॉप होल्डिंग बनाओगे वीबीएल को, तो आपको जो हो सकता है कि क्या पता कि जैसे फाइन की हालत अभी हो रखी है वो आगे चलकर वीबीएल की हो जाए, तो आपको कितना लॉस होगा। आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में है, फाइन में है कि वीबीएल में है? फाइन ऑर्गेनिक जो है अपने लेवल से 38-39% के आसपास डाउन है। तो आप देख सकते हो, तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक में ज़्यादा नज़र आती है बजाय वीबीएल के। तो जो है अभी जो है वीबीएल तो देखो काफ़ी भाग चुका है। तो ये तो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि चलती ट्रेन में चढ़ने वाली बात हो गई। तो अगर आप चलती ट्रेन में चढ़ोगे तो चोट भी लग सकती है और कुछ हो या अनहोनी भी हो सकती है। तो अभी जो है फाइन ऑर्गेनिक एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई ट्रेन है, तो आप अब ट्रेन में अभी बैठना नहीं चाहोगे। जब ट्रेन भागेगी तब आप भागती ट्रेन में चढ़ोगे, फिर चोट लग जाएगी। तो इसी वजह से प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई ट्रेन में चढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय भागती हुई ट्रेन के। तो भागती हुई ट्रेन जो है उसको जाने दीजिए, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उसको उसमें आप बैठ जाइए शांति के साथ, तो आपको वो भी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 38% के डिस्काउंट के साथ अभी आपको अवेलेबल है फाइन ऑर्गेनिक कंपनी का स्टॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ज़्यादा जो है करेक्शन जो है ज़्यादा करेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा अब, क्योंकि एक प्रकार से देखें हम तो बॉटम बन चुका है। अगर बॉटम के भाई मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं जो स्पोर्ट के, जहाँ पर इसने स्पोर्ट लिया था। सबसे जो मेजर स्पोर्ट है वो लिया था जो है 4041 के आसपास जो है मेजर स्पोर्ट इसने लिया था। तो यहाँ पर ये समझिए कि कंपनी का बॉटम बन चुका है। तो अगर देखिए दोस्तों जो अभी जो है कंपनी की जो वैल्यूएशन है काफ़ी नीचे आ चुकी है।
तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कंपनी की करंट वैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड होती है। तो जो है मार्केट ने भी कुछ ऐसा ही तो कम ही एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के स्टॉक से अभी लगा रखी होगी। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक जो है मेरा एक्सपीरियंस है तो वो यही कहता है कि जो करंट वैल्यूएशन जो है कंपनी उसी के हिसाब से जो है मार्केट ने एक्सपेक्टेशन लगा रखी होगी। तो अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी के नंबर इनलाइन टू ओके आ जाते हैं तो आपको जो है ये ज़्यादा करेक्शन नहीं देगा। अगर बिल्कुल ही ख़राब आते हैं तो आपको ये 4000 का जो लेवल है वो दिखा सकता है, जो इसका एक बॉटम है ये बन चुका है। इससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे तो नहीं लगती, बाकी आपको लगती हो तो कह नहीं सकते। तो जो है ये कुछ लेवल्स है, अगर आपने इन पे बाई किया होगा तो आपको अच्छा अभी प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो अब तो ये देखो 4500 के लेवल पे जो है एक बार 4600 भी गया था लेकिन वापस से 4500 आ गया। तो अब तो ये जो है 4500 के लेवल पे बिल्कुल खूंटा गाड़ के खड़ा हो गया है कि जब तक रिजल्ट नहीं देख लूंगा तब तक मैं ना तो ऊपर जाऊंगा ना ही नीचे आऊंगा। मैक्सिमम जो है 4450 से नीचे नहीं आ रहा है और 4530 या 4530 से ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप 10% की वेटेज इसमें देकर चल सकते हो तो अभी आप जो है 5% यहाँ इस लेवल पे बाई कर सकते हो। और जो नेक्स्ट 5% है वो अगर देखो आपको कन्विक्शन है तो आप 7% तक भी अभी वेटेज देकर चल सकते हो। अगर आपको कंपनी पर कन्विक्शन है, आपको लगता है कि ज़्यादा करेक्शन अब इसमें बाकी नहीं है, देखो दोस्तों इस लेवल से जो है अप साइड अनलिमिटेड है और डाउन साइड जो है लिमिटेड है। तो यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो अगर आपको कन्विक्शन है तो आप 7% वेटेज भी अभी दे सकते हो क्यों फॉर रिजल्ट से पहले। एंड अगर जो है अगर आपको अगर आपके पास कुछ स्टॉक पहले से ही हैं तो अपनी वेटेज आप चेक कर सकते हो। अगर 5% नहीं है तो अभी बाई करके 5% कर सकते हो और 5% के लिए जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट कर सकते हो। अभी कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेट अनाउंस नहीं की है, तो जैसी ही डेट आएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो उस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हो। तो जो है टेक्निकल्स देखिए दोस्तों, ये सारे टेक्निकल्स जो हैं ये तब फेल हो जाते हैं जब कंपनी का रिजल्ट्स आता है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं वही टेक्निकल्स में रेप्लिकेट होते हैं। जो चार्ट है, जो टेक्निकल्स हैं वो फंडामेंटल्स को ही फॉलो करते हैं। जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स को ही फॉलो करता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वैसे भी ज़्यादा टेक्निकल्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स को बराबर ट्रैक करते जाना चाहिए। क्योंकि जो है जो शेयर प्राइस जो है कंपनी के क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट्स के हिसाब से ही मूव करता है। तो बाकी आप देख सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको ठीक लगे वैसे काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, एथर का एग्जांपल देना चाहूँगा। एथर के केस में क्या हुआ कि जो एथर का जो पीई है वो है B2B कंपनी होने के बाद जो एथर का पीई है वो 100 से ऊपर है। तो इतने ऊंचे पीई को सस्टेन करने के लिए कंपनी को उस हिसाब से प्रॉफिट भी जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन जो मार्केट ने जो है एथर इंडस्ट्रीज से एक्सपेक्टेशन ही कुछ ऐसी लगा रखी थी कि जो है जिसको वो बीट नहीं कर पाए। वैसे तो देखने में रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट ना कर पाने के कारण जो है ऑल टाइम हाई के आसपास था, तो वहाँ से प्रॉफिट की बुकिंग आई है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे जो फाइन ऑर्गेनिक्स है वो अपने ऑल टाइम हाई से पहले से ही काफ़ी टूटा हुआ है और जो है अभी मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी इससे कुछ खास नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट है वो अब की बार कम ही एक्सपेक्टेशन लगा के चल रहा है इस कंपनी के स्टॉक से। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो ये जो है या तो इनलाइन नंबर आएंगे या फिर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा करेक्शन अवेलेबल मुझे तो नहीं लगता। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।